हेलो एवरीवन, अपन अभी देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जल्दी जल्दी। आई थिंक बहुत लेट हो गया हूँ मैं, और ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड जल्दी से देखते हैं एंड ख़त्म करते हैं इसको। देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तुमको मेनली सारी चीज़ें आती हैं, तुमने नीट में सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे डरने की बात नहीं है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तुमको नहीं आ रही हो या तुमने छोड़ी हो। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक तुमको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये रेप्लिकेशन, ये तीन चीज़ तो पता है। अपने लैक ओपेरॉन तुमको तुम पढ़ के आए हो, लैक ओपेरॉन तुम पढ़ के आए हो। तुम अपना कोड्स कैसे होते हैं, जीन जेनेटिक कोड्स किस तरह से ट्रिपलेट के फॉर्म पे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है। ठीक है, तो अब सीधा सिंपल सा है। देखो, मैं इसको जेनोसिस से ख़त्म करवा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है, जिसके पास नहीं हो यार तो आई थिंक ड्राइव जो नीचे लिंक मिलेगी उसमें मिल जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना बता रहा हूँ। पिछले साल जब मेरा पेपर था, पिछले साल भी क्या, अभी नवंबर में जब मेरा पेपर चल रहे थे, दिसंबर में, तो ये जो सेकंड पेपर था बायोकेमिस्ट्री का, इसके लिए हम पढ़ने बैठे थे शाम के 7 बजे। हम दिन में सुबह थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, बाकी फिर मस्त सो गए। फिर उसके बाद एक ब्रेक लिया 1 घंटे का सोच के, वो लगभग कितने, आई थिंक 3 घंटे चला। हमने खूब खाए वाए, घूमते फिरे। फिर 7 बजे हमने चालू किया था, 7 बजे से लगभग 1 बजे तक के सब कुछ खत्म हो गया था। और सुबह उठ के कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो रिवाइज करने रहेंगे, जैसे कि मैं तुम्हें अभी बता दूंगा वीडियो के एंड होने से पहले तक के। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के सीधे सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये तुम्हें सारी चीज़ें पता है, पार्ट ऑफ मैनी एंजाइम्स। ये चालू है ना? ठीक है। फिर ये एटीपी, फॉस्फोरिल ग्रुप्स, ये जितना है ना हिसाब किताब, तुम्हें लगभग सारी चीज़ें पता है कि मेन अपन को कहाँ से जाना है। देखो, प्यूरिन पिरामिडिन मेटाबॉलिज्म, ये चैप्टर्स, एक ये चैप्टर वैसे तो अलग से है, पर इसमें इंक्लूडेड है, डीएनए के साथ ही इसमें चला रहे हैं पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोटाइड आर द प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए के प्रिकर्सर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और प्यूरिन एंड पिरामिडिन, पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड से सिंथेसाइज इन वीवो। इन वीवो क्या होता है, यानी अंदर बनते हैं बॉडी के। मतलब कि एक चीज अपन सोचते हैं कि यार कोई चीज मैंने खाई, तो क्या उसके अंदर का जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोक्लेम करते हैं कभी कभी कि मान लो तुमने बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल तुमने बहुत ज़्यादा चिकन खाया। अब क्या हो गया, वो चिकन का जो चिकन, हो सकता है चिकन की जब डेथ हो रही हो तो उसके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशन हो, तो उसके डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए हो, तुमने वो डीएनए खा लिया। तो क्या वो डीएनए तुम्हारे अंदर जाके मर्ज हो जाता है? ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल थ्योरी टाइप की, थोड़ी इमेजिनेशन टाइप की थ्योरी है। पर अभी तक के तो ऐसा कुछ नहीं आया कि बहुत वायलेंस हो जाता है या कुछ हो जाता है। बट हाँ, ये क्योंकि इन विवो होता है, ऐसा नहीं है कि यार तुमने आज मान लो किसी का, मतलब फॉर एग्जांपल तुमने आज पौधे के अंदर भी डीएनए होता है ना, प्लांट्स के अंदर भी डीएनए होता है। प्लांट्स का डीएनए, अब तुम ये थोड़ी ना कि भाई प्लांट्स का डीएनए खाओगे तो वो तुम्हारे अंदर मर्ज हो जाएगा, कल को तुम्हारे अंदर से ऐसे जड़ें निकल रही। ठीक है, तो ये सिंथेसाइज्ड इन वीवो, मेन चीज़ है इन वीवो, विद कंसिस्टेंट विद फिजियोलॉजिक नीड, जितनी नीड है उतना मिलेगा। ठीक है, इंटरसेलुलर मैकेनिज्म ये पूरा अपन आगे देखते जाएंगे। एंड रेगुलेट द पूल साइज एनटीपीज, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये जो एनटीपीज होते हैं ये पूल को मेंटेन करके रखते हैं। तो देखा जाए तो ऐसे अपन दो चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, दो तीन, बट ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, देखो बायोसिंथेसिस कैसे कैसे होती है। ठीक है, सबसे सबसे मेन काम क्या है, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ अपना प्यूरिन, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। इसकी साइकिल आई थिंक, इसकी साइकिल कहाँ पे है, ये है ना जो डिनोवो प्यूरिन सिंथेसिस। इसको एक बार दो बार लिख लेना। कुछ चीजें देखो, एक चीज ध्यान रखो, तुम्हें सारी चीजें याद रहें जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम कहो कि तुम्हें ये पूरा ग्रुप याद रहे, साइकर, एयर, फाइजर, ये इतना पूरा याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक मोटा मोटा से ध्यान रख लो। ग्लूटामिन प्लस पीआरपीपी क्या होता है, फॉस्फो राइबोसिल फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड, फिर 5 राइबोसिल अमीन बना, इसमें ग्लाइसिन ऐड करके, इतना, ये शुरू की 3 स्टेप याद रखो। ठीक है, बाकी का ये जो माल मसाला, N5 N10 मिथेनॉल TFA ATP, इसको कॉमा कॉमा लिख दो। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, बहुत इजी सा है। तो आ गया पेंसिल कहाँ गई, क्यों नहीं खोल, आ गया आपका।
समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ यार? छोड़ो, अभी नहीं मिल रहा मेरे को भी, मैं ही भूल गया हूँ। ठीक है, मेन जो तुमको चीज ध्यान रखनी है वो बस इतनी सी है कि यार देखो, तुम्हें सारा माल मसाला याद करने की जरूरत नहीं है कि एकदम ये क्या एकदम सारे स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं। ये मैथ्स का एग्जाम नहीं चल रहा तुम्हारा। तुमको बस इतना पता होना चाहिए, ग्लूटामिन प्लस पीआरपीपी से ये स्टेप 5 फॉस्फोराइबोसिल वनीमीन बना, इसके बाद ग्लाइसिनमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड बना, और फिर बाकी का N5 N10, फिर कॉमा लगा दो एटीपी या दो एटीपी, और अपना क्या बोलते हैं इसको, ये N10 फॉर्माइल THFA, ये लिख दोगे। इसके बाद तुम सीधा सिंपल से बता दो, इधर आ जाओ, आईएमपी आईएमपी दिखा दो कि भैया आईएमपी तक के बन गया। ये कुछ स्टेप्स खा जाओ, उसके बाद आईएमपी दिखाओ। आईएमपी पे अब यहाँ पे तुम्हारी इच्छा है कि एस्पार्टिक एसिड तुम अगर लाओगे तो एएमपी बनेगा। हाँ, एडेनोसिन क्या, एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये अपना आईएमपी डिहाइड्रोजिनेस लगा दोगे, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है, उसका डिहाइड्रोजिनेस लगा दिया तुमने, जेंथीन मोनोफॉस्फेट, अमाइड ट्रांसफेरेज के बाद ग्वानिन मोनोफॉस्फेट ये बन जाएगा। नहीं तो तुम चाहो तो सीधा आईएमपी डिहाइड्रोजिनेस और नीचे अमाइड ट्रांसफेरेज लिख दो और ग्वानिन मोनोफॉस्फेट पे आ जाओ, खत्म। देखो ये जितना भी है इसको 2 4 बार 5 5 बार लिखना, तब जाके याद होगा। 5 बार अभी लिख लेना और 5 बार सुबह जाने से पहले, या 2 बार एटलीस्ट लिख लेना या देख लेना। क्योंकि यहाँ पे शुरू के 3 याद रहेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन तुमको पक्के आएगी। यहाँ पे एक तो यहाँ पे आ जाएगी कि भाई इसके बाद क्या था, N10 N5 मिथाइल THFA और ये, और फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी क्योंकि लास्ट का जो है वो याद नहीं रहता, शुरू शुरू का सबको याद रहता है। ठीक है, एक से, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी, अ, ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते जाओ। इसके बाद अपन ने ये सारी चीजें देख ली। सबसे मेन क्या है, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, फिर फॉस्फोराइबोलेशन राइबोसिलाइजेशन हो जाएगा, या फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स, ये तो हमारे ऊपर है। सेल्वेज रिएक्शंस, ये एक चीज है सेल्वेज रिएक्शन, क्या होगा इसको, सेल्वेज रिएक्शन की बात करते हैं अपन मेन। सेल्वेज, ये जो अपना सेल्वेज रिएक्शन है, ठीक है, प्यूरिन दैट रिजल्ट फ्रॉम द नॉन टर्न ओवर ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियोसाइड आर स्मॉल अमाउंट is that is obtained from the tide are not and not degraded can be converted to NTPs। मतलब बहुत कम जो हिसाब किताब। सेल्वेज पाथवे क्या हो रहा है, डिनोवो यानी कि सीधा सिंपल से इन विवो बनाती बॉडी, पर ये क्या बोल रहा है कि भाई कुछ प्यूरिन जो होते हैं वो खाने के साथ साथ जैसे सेलुलर टर्नओवर होता है। ठीक है, कोई सेल तुम्हारा मर गया तो उसमें अपन को कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। मान लो तुम्हारा एक सेल है जिसकी डेथ हो रही है, तो उसका न्यूक्लिक एसिड तुमने थोड़ा सा हल्का सा तुम्हारी बॉडी ने बचा के रख लिया कि यार ये बाद में काम आ सकता है, तो इसको ये एनटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनटीपी अपन ने देखें कि एनटीपी बाकी सारी चीजों में काम आता है। ठीक है, पूल साइज ऑफ एनटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन बेस टू न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन बेस से न्यूक्लियोटाइड कैसे कैसे बनेंगे, 2 एंजाइम लगते हैं जिसको तुमको अच्छे से याद रखना है। ये एमसीक्यू पूछ लेगा, नहीं तो तुमको अच्छे से याद रखना ही रखना है, ये बहुत काम आएगा। एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, एपीआरटी एंजाइम, और एक है एचजीपीआरटी। एचजीपीआरटी को तो भैया घोट लेना, एचजीपीआरटी का फुल फॉर्म पूछ लेते वाइवा में, नहीं तो पूछते नहीं तो यार लिखने को आ जाएगा। और ये तुमको हाँ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी लिखोगे कोई भी रिएक्शन लिखोगे तो यार फुल फॉर्म लिखना, उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म भले चलने देना, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहली बार अगर तुम कहीं जिक्र कर रहे हो ना कि एचजीपीआरटी कहीं तुमने लगाया है, तो एचजीपीआरटी का फुल फॉर्म लिख के आना। नहीं तो पता चला तुम बस एचजीपीआरटी लिख जाओगे, वो मार्क्स नहीं देगा, काट लेगा कुछ हद तक के। तो एचजीपीआरटी फुल फॉर्म क्या है, हाइपोसेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। इसके बाद अपन आगे चलते हैं पीआरपीपी। ये देखो बोथ फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, पीआरपीपी को यूज करते हैं। पीआरपीपी एज अ सोर्स होता है, ये दोनों एंजाइम पीआरपीपी एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फो राइबोस 5 फॉस्फेट ग्रुप। राइबोस 5 फॉस्फेट ग्रुप को अगर तुमको बनाना है, देखो डीएनए आरएनए में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होता है, अपनी राइबोस रिंग। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए ये क्या है, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ये एक तरह से इसके ऊपर एक्ट होगा। कौन एक्ट करेगा इसके ऊपर, एपीआरटी और एचजीपीआरटी। फिर अपन नीचे आते हैं, देखो बैटरी ना चले जाए। फिर अपन देखो सबसे मेन जो है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली चीज इस पे आएगा अगर आना लगा तो सडन लीश नायहन सिंड्रोम। ये बहुत काम की चीज है, लीश नायहन सिंड्रोम। ठीक है, सबसे काम का। तो ये क्या होता है, एक्सलिंग रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एक्सलिंग रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर। फिर इसमें क्या हो जाती है, कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी, कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी। अब सोच लो कि तुम खुद सोचो, अगर एचजीपीआरटी का काम क्या था, एचजीपीआरटी का मेन, एचजीपीआरटी यहाँ पे कहीं आया था क्या,
यहाँ पे नहीं आता। इसके एक एक चीज़ का है, सैलरी पाथवे नीचे दिया है क्या? रुको, एक जगह कहीं सैलरी पाथवे अगर दिया हो, नहीं तो इसमें तो पक्का दिया रहता है अपना। तुम अगर पंकज नायक का भी बुक पढ़ी हो तो उसमें सैलरी पाथवे दिया है, बट अगर यहाँ नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ये है, यहाँ पे मिल गया तो मिल जाएगा। देखो इस बुक की सबसे खास बात ये है कि यार इसमें पीछे पूरी साइकिल्स लिखी हैं, 15 साइकिल्स है जिसमें तुमको लगभग 10 याद रखनी रहती। बाकी तुम भूल भी जाओगे, दिक्कत नहीं है। सल्फर कंटिन्यू प्योरेंस डिनोवो, ये तो सेम की सेम छाप नहीं है। चलो ठीक है, सेल्फ पाथवे को तुम बस इतना ध्यान रख सकते हो भाई। एच अपना अपन को क्या बनाना है, हिसाब किताब क्या है। प्यूरिन्स अपन को चाहिए, प्यूरिन्स बनाने हैं अपन को। और प्यूरिन्स कैसे बनेंगे? दो, एक तो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है, सबसे मेन। बाकी दूसरा बचा कुछ, अगर मान लो कोई सेल मर रहा है, खत्म हो रहा है, तो कुछ जो प्यूरिन बच गया अपन उसको भी यूज़ कर लेते हैं सेल पाथवे में। उसमें एच, और फिर इसके लिए दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एक क्या है APRT और एक है HGPRT। जब HGPRT की कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाए, बिल्कुल प्योर डेफिशिएंट हो, वो एक डिसऑर्डर होगा लीच नाइहन सिंड्रोम, जो कि एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया भाई? अब देखो कोई चीज़ अगर मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है तो सीधी सी बात है वो अपने इधर क्या होगा, ये क्या, इनेबिलिटी टू सैल्वेज हाइपोजेंथिन और ग्वानिन। तो क्या होगा? इंक्रीज लेवल ऑफ पीआर। ये पीआरपीपी को यूज़ करते थे, पीआरपीपी को यूज़ करता था, पीआरपीपी यूज़ होता था, तब जाके अपना पीआरपीपी HPRT यूज़ करता था पीआरपीपी पे, तब जाके वो बाकी चीज़ें सिंथेसाइज होती थी, टूटती थी। अब भैया अपने पास अपने पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है कंप्लीट, तो पीआरपीपी अब सीधे सिंपल सा इंक्रीज होगा अपने बॉडी में और जमेगा, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट इन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ, ये आई थिंक 5 नंबर क्वेश्चन पे पक्का आ सकता है आने को। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, एक क्लिनिकल सिनेरियो बन सकता है इस पे कि भाई कोई बंदा है, उसका ये हिसाब किताब है, पता चला कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका नाम और क्या कौन सा, तो मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस चीज़ पे, इस सेगमेंट पे। ओहो, ठीक है ठीक है, तो ये तुमने देख लिया। ये पीआरपीपी कैसे बनेगा, तुम ये देख लो पीआरपीपी कैसे बनता है। राइबोस 5 फॉस्फेट प्लस एटीपी से, मैं शायद उल्टा बोल दिया। तो बिजली कड़की गई, लिटरली बिजली कड़की गई, बहुत पास में गई है। राइबोस 5 फॉस्फेट प्लस एटीपी, ठीक है, तो फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, पीआरपीपी बनेगा और एटीपी बनेगा। अपन नीचे आएंगे, ठीक है, ये तो तुमको अभी मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। बायोसिंथेसिस ऑफ पिरामिड, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ऐसा काम का नहीं आता कि यार पिरामिड सिंथेसिस कोई तुमसे पूछ ले इतनी सारी। बाइकार्बोनेट फिर इसमें CpS2, हाँ ये ध्यान रखना, कार्बोमिल फॉस्फेट CpS2 यहाँ पिरामिडीन सिंथेसिस में आता है, और CpS1 शायद किसी और साइकिल में आता है, उसको तुम देख लेना क्योंकि तुम्हारा पेपर है। मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ और सॉरी, पर मेरे को जितना ध्यान बता रहा हूँ, आई थिंक यूरिया साइकिल में आता है शायद तक कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 2। एक बार और मैं देख लेता हूँ मैं सही सही बोल रहा हूँ कि नहीं। बहुत तेज पानी चालू हो गया है, यूरिया साइकिल कहाँ गई? डबल सिट्रिक एसिड, ये देखो, ये CPS कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेस 1, ये यूरिया साइकिल में होता है, ठीक है। यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन के नाम से आ जाएगा, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, ये 3 नाम होते हैं भैया, किसी भी नाम से है, सेम साइकिल बना के आनी है बस, और बहुत ईजी है ये साइकिल। तो अपन कहाँ थे भाई, हो गया क्या? ठीक है, तो इतना तुमको समझ में आ गया। CpS2 अपना पिरामिडिन सिंथेस में आता है, वो पिरामिडिन सिंथेसिस में आता है, और CpS1 जो है वो अपना उसका हिसाब किताब उल्टा है। ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट दो मेरे को। हाँ, तो कहाँ थे अपन? यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम देख पा रहे हो, ओके। अब अपन किसके बारे में बात करते हैं? ठीक है, पिरामिडिक सिंथेसिस का तुमने बस मेन हिसाब किताब इतना ध्यान रखना कि भाई CpS2 अपना कहाँ पर होता है, पिरामिडिन सिंथेसिस में, और CpS1 जो होता है वो यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल या फिर क्रैब हैंसलेट साइकिल, सारे एक ही बात कर रहा हूँ, बस एक साइकिल के 3 नाम है, ठीक है।
और इसमें एक मेन जो चीज़ आई है, क्लिनिकल कंडीशन बात करते हो, ओरोटिक एसिड्यूरिया। ये क्या होता है? दैट अकम्पनीज रेस सिंड्रोम, प्रोबेबली ये सब कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्यूनिटी। रेस सिंड्रोम अब तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसमें मैं कवर करूंगा, थोड़ा टाइम हो जाएगा। पर ओरोटिक एसिडुरिया कंपनी करता है रेस सिंड्रोम को, ठीक है। प्रोबेबली ऐसा कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनएबिलिटी से। इतना सब काम का मत रखो, सिर्फ मेन जो काम का है वो क्या है कि जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना रहता है कार्बोनिल फॉस्फेट को। माइटोकॉन्ड्रिया को कार्बोनिल फॉस्फेट यूज करना रहता है, तभी तो चीजें वो बना पाएगा, ठीक है। पिरामिडिन कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो विच देन बिकम्स अवेलेबल फॉर साइटोसोलिक प्रोडक्शन ऑफ ओरोटिक एसिड। सी माइटोकॉन्ड्रिया सीवियरली डैमेज हो गए हैं, तो अब सॉर्ट ऑफ क्या हो गई, इनेबिलिटी हो गई है अपनी किसकी, कार्बोनिल फॉस्फेट को यूटिलाइज करने की। तो अब क्या हो रहा है, कार्बन फॉस्फेट जमने लगा है, बहुत सारा कार्बन फॉस्फेट है, तो अब साइटोसोलिक ओवर प्रोडक्शन होने लगती है, ओरोटिक एसिड बनने लगता है। ये क्या हुआ, ये देखो कार्बन फॉस्फेट, ये ओरोटिक एसिड बनने लगा। आई थिंक ये वाला जो है ना हिसाब किताब, ये कार्बोक्सिलेज, ये वाला अंदर का, ये सारा अंदर का काम है, ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। ये हिसाब किताब जो है ऊपर का ओरोटिक एसिड तक का, ये साइटोसोल में काम चल जाता है इससे, कार्बन फॉस्फेट, उसके बाद ओरोटिक एसिड बना, और फिर ओरोटिक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया से गो थ्रू होते होते अपना पिरामिडीन सिंथेसिस प्रॉपर होती है। हाँ, तो टाइप 1 टाइप 2 रिफ्लेक्स डेफिशिएंसी वो बोथ, ये क्या बोल रहा है भाई, टाइप 1 में क्या होगा कि बोथ ओरेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज और ओरेटाइडलेट डिकार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी। एंड द रेयर टाइप 2 जो कि रेयर है, वो उसका डेफिशिएंसी होगी ओरोटेडाइलेट डिकार्बोक्सिलेज ओनली। इतना ध्यान रखने की ज़रूरत एक्चुअली में तुम में से पूछो तो नहीं है, मेरे को खुद इतना ध्यान नहीं है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था। बस ये तुमको रोटेक एसिडोरिया एक बेसिक सा मैंने चीज़ बता दी कि बाय चांस अगर एक नंबर बोलो या तो एमसीक्यू में अगर पूछ लिया तो बात है, टाइप 1 में क्या क्या, या फिर एक तुमको 2 नंबर का पूछ लिया कोई बाहर से, तो बस। एक मिनट, हाँ, तो कहाँ थे अपन, अब बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर्स की। डीएनए स्ट्रक्चर तुमको लगभग सारी चीज़ें पता है यार, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करने वाला हूँ। पॉलीमर ऑफ डी भाई डाइन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ फ्यू वायरस दैट कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये तुमको यार अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें तो पता होंगी कि एडेनिन, थायमिन, ठीक है, थायामीन नहीं है, थायामीन है ना B1, विटामिन B1 और थायमिन, ठीक है। ये 5 मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं इसको, थायमीन है ये, THYAMINE, थायमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार लगभग तुम्हें पता है। इसमें मैं ज़्यादा, ये वाटसन का एक बहुत बड़ा सा मॉडल था इसका, राइट हैंड डबल सेल स्ट्रक्चर। इसमें मतलब सही बताऊँ तो बोलने तक की मेरे लिए हिम्मत भी नहीं है और ना ही इतना टाइम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम चाहो आराम से, बेस पेयरिंग रूल की भाई चरगाफ रूल तुमको पता है ना यार, चरगाफ रूल क्या बोलता है कि A+G=T+C प्यूरे। चरगाफ रूल को याद रखने का सबसे एकदम बेसिक सिंपल सा तरीका ये है, जो कि लास्ट लाइन पे लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ पिरामिडिन, ठीक है। अब प्यूरिन कौन से होते हैं, पिरामिडिन कौन से होते हैं, ये तुम्हें आई थिंक पता होगा, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, ये तुम्हारा वाटसन क्रिक का मॉडल है, ये ऐसे चक्री दिख रही है ना तुमको 34 एंगस्ट्रॉम की, ये 10 क्या बोलते हैं, एक जो पूरा राउंड बोलोगे 360 डिग्री जो बोल सकते हो, या फिर इधर लिखा भी होगा कहीं ना कहीं अच्छे से, क्या ये अदर फीचर्स में, तो पहले इसको निपटा दो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर A+T के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, G एंड C के बीच में, ए और टी एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वहीं पे अपने G और C पे तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इतना तो पता होगा। एंटी पैरेलल की भाई अगर एक 3' to 5' जा रहा है तो दूसरा वाला 5' to 3' हो रहा होगा, एंटी पैरेलल का रूल, ठीक है। इस पर टाइम मत लगाना इतना बहुत ज़्यादा डिटेल पे। मेन जो तुम्हारा हिसाब किताब अगर तुमसे कोई पूछ ले तो पूछ ले कि भाई देखो 34 डिग्री का एक 36 डिग्री का या 35 लिखा हुआ है, 36 डिग्री का, तो 36 डिग्री का ऐसे स्टेप एकदम गोल घूम के जाता है ना, ऐसे गोल घूमते हुए, तो 36 डिग्री के हिसाब से चलता है, तब जाके 360 डिग्री कंप्लीट होगा। और 10 का जो डिस्टेंस है ये 34 एंगस्ट्रॉम, तो एक के बीच में कितना हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर।
और इससे अगर ये 10 के बीच में अगर तुमको ऑप्शन 34 एंगस्ट्रॉम ना मिले तो हो सकता है 3.4 नैनोमीटर हो, तो एक ही बात है, मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव ये सारी चीज़ों की। इसका रेडियस इसका डायमीटर कितना हो गया, 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। मेन बस इतना ध्यान रखना है, ये 34 तो सबको रटा रहता है लगभग, मेन ध्यान रखना है 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। रेडियस कितनी होगी इसकी, फिर 10 एंगस्ट्रॉम की। ओरिजिनल रेप्लिकेशन एक को यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, प्रोसीड बाय डायरेक्शनली और यूनिडायरेक्शनली। कैसे भाई, ये देखो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था भाई ने कि भाई आधा अधूरा, कि भाई ओरिजिनल पैरेंट डीएनए है, उससे एक स्ट्रैंड से फिर क्या बोलती है, जैसे एक दो स्ट्रैंड्स हैं ये डिवाइड हो गए, ठीक है, दो में बढ़ गई, फिर इससे इससे एक और नई स्ट्रैंड आएगी और इस वाले से भी एक और नई स्ट्रैंड आएगी, ठीक है। तो ये एक का दो, दो का चार, चार का फिर आठ, इस टाइप से बढ़ते चल जाएगा एक्सपोनेंशियली, अरिथमेटिकली अरिथमेटिकली बढ़ेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क इज अ स्ट्रक्चर which forms when DNA is ready to replicate itself, created by topoisomerase which breaks the hydrogen bonds holding the two DNA strand together. Resulting structure branch prongs। अब ये चीज़ें ना तुमको इस डायग्राम से लगभग सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। एक रेप्लिकेशन बबल होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है इतना ध्यान रख लो। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा क्या चल रही होगी, इज द कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ द वन ऑफ द टोटल स्ट्रैंड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। टेम्पलेट क्या होगा, जैसे मान लो 3' to 5' है, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली जो मैं हिसाब किताब दिखा रहा हूँ ना 3' to 5', ये तुम्हारी टेम्पलेट स्टैंड हो गई। तो टेम्पलेट स्टैंड है तो टेम्पलेट के उल्टा चलेगा, ठीक है, टेम्पलेट के उल्टा है, तो ये इस टाइप से आएगा जो अपना रेप्लिकेशन होगा ना। जैसे ये देखो ये डीएनए टेम्पलेट दिख रहा है, तो रेप्लिकेशन इस तरह से होगा। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं इस पर। लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस सिंथेसिस। हाँ देखो, कंटिन्यूअस सिंथेसिस वन ऑफ द डॉटर स्ट्रैंड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, सही तो बोल रहा हूँ। 5' to 3' डायरेक्शन में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ये डायरेक्शनल रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट वन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। ओकाजाकी यानी कि देखो जो रुक रुक के चलते हैं उनकी बात हो रही होती है। इसको फिर लेटर ज्वाइन किया जाता है डीएनए लाइगेज के थ्रू। एक स्ट्रैंड देखो डीएनए के जैसे दो दो स्ट्रैंड्स हैं ये, ठीक है, ये अलग अलग हो गई, ये एक है एक ये है। ये जैसे टेम्पलेट है, ये 3' to 5' चल रही है इधर है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसे है, तो एंटी पैरेलली चीजें बनेंगी, 5' to 3' बनती चल जाएगी नई स्ट्रैंड जो इस तरह से। ये वाली स्ट्रैंड है, इसका भी सीधा सिंपल। अब ये वाली कौन सी थी, 3' to 5', ये कौन सी हो जाएगी 5' to 3'। 5' to 3' है तो ये इस हिसाब से चलेगी अटक अटक के। तो ये आया है भाई मेरे को अब यार, क्योंकि देखो ब्रेक तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है, मेन जो समझ गए ना कि हाँ अपना ओकाजाकी फ्रेगमेंट कैसे बन रहा है। एक जगह कंटिन्यूस चल रहा है, एक जगह डिसकंटिन्यूस स्टैंड जो होती है लैगिंग स्टैंड, उधर फ्रेगमेंट्स मिलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये डिसकंटिन्यूस होते हैं, इसे लेटर ज्वाइन किया जाता है डीएनए लाइगेज के थ्रू। मुंह दर्द देने लगा है बहुत बात करते करते। रिएक्शन ऑफ न्यू सिंथेसिस ये तुमको अब भी बता चुका हूँ। ये जो डायग्राम है यार ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुम अपने आप को इतना गिरा हुआ मत समझो कि तुमको बिल्कुल नहीं पता हो, तुमने पढ़ के आया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओरिजिनल एप्लीकेशन क्या होता है, ना किस डायरेक्शन में चल रही होती चीज़ें, शांत मन से एक बार अच्छे से पढ़ना, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। हाँ, प्राइमिंग ऑफ ओकाजाकी एंजाइम कौन सा कैटालाइटिक पोर्शन छोड़ो अभी, बस ये डायग्राम पे ध्यान रख लो, बहुत है। ज्वाइनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग का मैंने तुमको बताया है कि ज्वाइनिंग कौन करता है, अपना डीएनए लाइगेज, उसका काम होता है ज्वाइनिंग का। और ये जो क्या बोलते हैं जैसे 5' ये सब ये सारी चीज़ें अभी छोड़, मेमिलियन डीएनए इसका भी कुछ अभी, इसको भी रहने दो। कितना ध्यान रखो, टोपोआइसोमरेज जो भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है ना, एक सेकंड, हाँ, जो भी टोपोआइसोमरेज जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए एकदम टाइटली बाइंड है, उसको लूज करना पड़ेगा। ऐसे समझो दो रस्सियां हैं, अब मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, समझो दो रस्सियां एकदम ऐसी इंटरलॉकिंग होती चल जाती, तो वो बहुत टाइट स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा लूज करेंगे तब जाकर एप्लीकेशन बबल फॉर्म होगा। तो बबल फॉर्म कैसे होता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है जो कि इनिशिएशन करता है अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए को अनवाइंड करेगा। ऐसे मतलब मान लो एकदम टाइट कह रहा है ना कपड़ों को, तो अनवाइंड करेगा। फिर हेलिकेसेस क्या करेगा, एंजाइम दैट कैटलाइज द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। हेलिकेस क्या करता है, हेलिकेस सॉर्ट ऑफ अपना जो अनवाइंडिंग को और
सॉर्ट ऑफ क्या करता है, कंपनी करता है अनवाइंडिंग होने में। ये टोपोइस हमने स्टार्ट करे इनिशिएट, और उसके बाद हेलिकेज का काम रहता है कि भाई ये और चीज़ें सुलझाता चल जाता है और अनवाइंड करते चले जाता है। गायरेज का क्या होता है, देखो गायरेज तुमको मैं बहुत ईजी सिंपल सा समझाऊँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में। यहाँ पे कोई यार जैसे ये देखो चेन की जिप जैसे है ना, ये कोई चेन है, ये जिप जैसे होता है ना, वैसे खुलते चल जा रहा है। तो यहाँ पे अपने एकदम इस एंड पोर्शन पे यहाँ पे अपना हेलिकेज काम कर रहा होगा, और गायरेज क्या करता है, गायरेज पॉजिटिवली मतलब ऐसे रोल, मैं तुमको एक ड्रिल मशीन की तरह समझो, ठीक है, एक ड्रिलिंग की तरह समझो उसको। पॉजिटिव सुपर कॉइल विल गायरेज क्या करेगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल विल बिल्ड अप इन एडवांस ऑफ अ मूविंग रेप्लिकेशन फॉर विदाउट द एक्शन ऑफ लाइक क्या बोलते हैं गायरेज विच इज अ टोपोमरेज। अगर कोई चीज तुम बाइंड कर एकदम बहुत ज्यादा बाइंड कर, बहुत ज्यादा अनवाइंड कर दो, ठीक है, बहुत ज्यादा अनवाइंड करोगे, अब वो इस तरह से फिर अगर तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, एक कपड़ा रुमाल, ये देखो ये कपड़ा है, ठीक है, इसको तुमने ये पहले ये स्टेट थी, ठीक है, ये स्टेट थी इसकी, ठीक है, अब ये अनवाइंडिंग टू पॉइंट्स में चालू किया, फिर डीएनए हेलिक्स करते गया करते गया करते गया। अब ये ऐसा हो रहा है कि भाई बहुत ज्यादा ढीला होते 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 एकदम इस टाइप में जा रहा है, तो ये इस स्टेट में भी ना पहुंच जाए, तो इसलिए गायरिस काम होता है, ठीक है। और ये एस एस बी पी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसमें एलन आकाश से पढ़ा है यार, आई थिंक लगभग 90 तो नहीं, लगभग 80% लोगों ने, तो इतना तो ध्यान होगा यार तुमको, और जिनको नहीं पता इसका काम बस इतना सा रहता है। ये स्टेबल सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्टेबल करने में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, अपने जो एप्लीकेशन बबल है उसको, बस इतना ध्यान रख लो काफ़ी है। में प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो गया तो न्यूक्लियस आके उसको काट देगा, तो उसको अपन को सॉर्ट ऑफ छुपा के रखना है, भाई रेप्लिकेशन हो रहा है होने दो, ये नहीं तो सिंगल स्ट्रैंड जैसे डीएनए दिखा वैसे न्यूक्लियस आएंगे उसको काट देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। रेप्लिसोम, ये कुछ इसको छोड़ो, टर्मिनेशन और एप्लीकेशन, ये तुमको मेन चीज, टर्मिनेशन कहाँ से हो रहा है तुमको पता है, हाँ सीक्वेंस टर प्रोटीन करके होते हैं, टर्मिनेशन प्रोटीन में जैसे रेप्लिकेशन सीक्वेंस होते हैं ना, ORI जैसे ओरिजिनल और रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस है डीएनए का, जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, वैसे एक रेप्लिकेशन सीक्वेंस है टर प्रोटीन, जो कि डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन को एकम्पनी करेगा उसके साथ। फिर अपन मेन बात करेंगे इसकी, ये सबसे काम का है। 5 नंबर पे अगर कोई तुमसे ही पूछेगा तो ये चीज़ पूछे ना पूछे पता नहीं, 20 नंबर पे आए ना आए, पर ये 5 नंबर पे ये पक्का आ सकता है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कौन कौन से रिपेयर होते हैं, एक पे एक्सीजन रिपेयर होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, एक 5 नहीं होता ना, 4 ही है, आई थिंक एक एक्स्ट्रा होता है, पंकज नायक शायद दिया है, बट 4 याद रख लो बहुत है अभी का। बेस एक्सीजन पेयर का, बेस एक्सीजन रिपेयर, डिफेक्टिव साइटोसिन रिकम्बिनेंट, देखो a defective DNA in which cytosine is deaminated to uracil is acted upon by uracil DNA glycolase. This result in the removal of defective base uracil. कुछ ध्यान मत रखो, बेस एक्सीजन रिपेयर का मेन काम क्या है, मेनली एग्जांपल या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो अपना साइटोसिन होता है वो डीएमिनेट होके अपना यूरासिल में फॉर्मेशन हो जाता है, उसका साइटोसिन बन जाता है क्या, यूरासिल, साइटोसिन बना यूरासिल डीएमिनेशन के थ्रू। तो अब क्या करते हैं भाई, अपन को यूरासिल चाहिए नहीं था, अपन को साइटोसिन चाहिए था, तो अपन ने क्या किया भाई, इसको हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव बेस यूरासिल, ये रिमूवल कर दिया गया। अब एक गैप बनेगा, समझ रहे हो ना, एक चीज थी, समझ रहे हो, एक चीज थी, एक सीक्वेंस चल रहा था, वहां पे एक जगह एरर आया, उस बेस को तुमको हटाना है, साइटोसिन चाहिए था, साइटोसिन डीएमिनेट हो गया, यूरासिल बन गया। अब वही अपन अपन क्या बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ जो रिपेयर मैकेनिज्म है, अब अपन को पता चला कि भाई यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे साइटोसिन होना चाहिए, यहाँ पे यूरासिल आ गया तो इस यूरासिल को हटा दिया, अब यहाँ पे इसको यूरासिल को हटाए तो एक गैप क्रिएट होगा, उस गैप को तुमको फिल कैसे करोगे, एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज के थ्रू, बहुत इजी, बेस एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड आ गया भाई, पहले बेस की बात करते हैं, बेस से फिर अपन न्यूक्लियोटाइड में पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड में कैसे हो जाएगा, यूवी या आयनाइजिंग रेडिएशन। अब न्यूक्लियोटाइड भाई सीधे सिंपल से उसको हटाओगे, तुमको डबल हेलिक्स अनबाउंडेड टू एक्सपोज द डैमेज पार्ट, एक एक्सीजन न्यूक्लियस, मतलब बेसिक से जितने तुम्हारे पास टूल्स अभी तक के तुमने 12th तक के पढ़े हैं ना, सारी चीज तुम इसमें घुसा सकते हो, और बहुत ईजी है कि न्यूक्लियोटाइड है एक,
हाँ, मान लो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, वो डिफेक्टिव हो गया, न्यूक्लियोटाइड को तुमको हटाना है, डीएनए को अनबाइंडिंग की, अनबाइंडिंग के बाद तुमने भाई सीधा सिंपल सा उसको हटाया, न्यूक्लियस एक्सीजन न्यूक्लियस का यूज़ किया, फिर गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज, और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज के बाद लाइगेज के साथ जोड़ देगा, खत्म। और इसमें एक एग्जांपल है, ये अपना न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का, वो है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इज ड्यू टू डिफेक्ट इन दिस मेथड। अगर कहीं पे शब्द आए कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम किस वजह से हो रहा है, तो तुम बोलना न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का हेम्परेशन हो गया है, वो अब काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो जीरोडर्मा पिगमेंटेशन हो रही है। मिसमैच रिपेयर, सीधे से अब मिसमैच हो रहा है भाई, सिंगल मिसमैच बेस सी टू ए भाई, साइटो सी के साथ जाता है जी के साथ, अब वो एडेनिन के साथ जुड़ गया, तो अपन को इसको रिपेयर करना है। और ये अगर हैम्पर हो जाता है, क्या होगा, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, ये तुम वैसे तो पैथो में ज़्यादा रेलिवेंसी है, बट इतना ध्यान रख लो, नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, इनहेरिटेड कैंसर लिंक विद फॉल्टी मिसमैच रिपेयर। जहाँ मिसमैच रिपेयर फॉल्टी हो गया, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर। और अगर मैं बात करता हूँ कि अपना जीरोडर्मा पिगमेंटेशन की, तो उसमें बात करना न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर खराब हो गया है। डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, डबल स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी, रिपेयर्ड बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। समझाना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि तुमको सब इसमें लगभग इस सेंटेंस में सब कुछ समझ में आ गया। डबल स्ट्रैंड है, अपना डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, वो टूट गया है, टूट गया तो भाई सेल डेथ होने लगेगी। अगर रिपेयरेशन होनी चाहिए, रिपेयर हो पा रहा है, तो रिपेयर किससे होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या फिर नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से। ये इसके मैकेनिज्म, ये टेबल तुम देख सकते हो, ठीक है, याद रखना चाहो तो। ये सारी चीज़ें कि भाई हेलिकेस आता है, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये सारी चीज़ मैं देख बता चुका हूँ। चाहो तो देखो, मेन चीज़ तुमको बस ये डायग्राम याद रखना है, सारा थ्योरी का काम तुम इसी से लिख लोगे, नहीं तो इवन तुम डायग्राम बना लोगे ना, सब इसी के मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। 20 नंबर पे भी अगर ये आ गया ना बाई चांस, एकदम वाहियात सा क्वेश्चन, तो ये डायग्राम के तुम बताओगे, तुमको 12 नंबर तो ऐसे ठीक देगा, 12 से 14 नंबर, बाकी का यही सब चीज़ को तुमको लिखना है अपने, थोड़ा ज्ञान देने की बात है यार, थोड़ा ज्ञान चो तो खत्म। क्लिनिकल कोरिलेशन बात करते हैं, डीएनए रिपेयर, क्लिनिकल कोरिलेशन, डीएनए डिफेक्ट हुआ डीएनए पे, सबसे पहली चीज कैंसर। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम अब भी मैंने बताया था किसकी वजह से, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का डिफेक्ट होने की वजह से। फिर डिफेक्टिव मिसमैच पेयर, हेरिडिटी, ये मिसमैच रिपेयर हुआ तो क्या क्या जाएगा, हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कोलोन कैंसर। फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन साढ़े सा टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन देखो, डीएनए से डीएनए बनना अपना क्या हो गया, रेप्लिकेशन। अब डीएनए से अपन को बनाना है आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए सिंथेसिस डायरेक्ट बाय डीएनए टेम्पलेट, ट्रांसक्रिप्शन। 3 फेज होती है इसकी, 3 फेज कौन कौन से हो जाएंगे भैया इसकी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएट करोगे, इलोंगेट करोगे और फिर टर्मिनेशन करोगे। आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा भाई डीएनए पॉलीमरेज की जगह। और अब इसके बाद तुमको सर लगभग फिर से भाई बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें पता है तो मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मेन जो तुमको सीक्वेंस पता होना चाहिए, एक टटाट होता है, एक ये TGT TGS, ये तुमको याद है तो ठीक, नहीं तो टटाट बॉक्स ये जो है, ये तुमको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन की बात जो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो होता है बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक आरएनए सिंथेसिस या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताओ। बहुत कम होता है कि यूकैरियोट में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यूकैरियोट में सिर्फ तुमको डायग्राम इस पे नहीं दिया है, और यूकैरियोट में बस इतना सा जाता है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग तुमको ध्यान है, ये तुमको अगर थोड़ा ध्यान हो उसमें, स्प्लाइसिंग नहीं दिया ना, ये तो मेनली तो क्वेश्चन इस पे आता है, बट तो अगर तुमको एक्स्ट्रा देखा जाए तो तुमको एनसीईआरटी का एक डायग्राम जो होगा वो याद आ जाएगा। एक कैपिंग करते हैं ग्वानिन की, ठीक है, एक टेलिंग कर देते हैं, पॉली ए टेल 300 कितने अपन पॉली एडेनिन की टेल जोड़ देते हैं, और 5 मेथाइल यूरैसिल की कैपिंग करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूकैरियोट्स में जाती है। प्रोकैरियोट बहुत सिंपल सिंपल से हिसाब किताब रहता है, प्रोमोटर सीक्वेंस होता है जहाँ से इनिशिएशन और रेप्लिकेशन, इस पर एक प्राइमर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइमर की नीड अपन को कहाँ पड़ती है, डीएनए रेप्लिकेशन।
पर अपन को जब आरएनए बनाना है डीएनए से तो प्राइमर की नीड नहीं है, डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर। प्रमोटर सीक्वेंस डायरेक्टली उसको चालू कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को। हाँ डिफर, ये सीधी बात है, प्रमोटर सीक्वेंस डिफर फ्रॉम बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, पर ये में आता है लगभग। मेन क्या है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर्स क्या क्या होते हैं, इनिशिएशन साइट, पोजीशन वन। अब ये देखो यार, पोजीशन वन और पोजीशन टू कैसे डिसाइड करते हैं अपन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने एक जगह स्टार्ट, ये अपना स्टार्ट पॉइंट हुआ, इससे पीछे जाते जाओगे, ठीक है, एक जगह मतलब उल्टे, ये उल्टा 10, ये +1, यहाँ पे 0 मान लो, इस जगह पे 0 है, इसके जस्ट पीछे पीछे जाते जाओगे, 10 कदम पीछे जाओगे, -10 का रीजन आ जाएगा, इसे टटाट बॉक्स बोलते हैं। -35 कदम, 35 कदम पीछे जाओगे तो ये वाला कोड मिल जाएगा। इसके आगे तुम जाते जाओगे तो कुछ और कोड मिलेंगे, आगे पीछे ये सारे जो हिसाब किताब है, ये इसका सीक्वेंस होता है जो कि अपन +1 और मतलब -10 इस हिसाब से अपन बताते हैं। हाँ भाई, अभी सारा दिन में क्लास मजदूरी से आ रहा हूँ, अभी फंक्शन चल रहा है गणेश चतुर्थी का, अभी वहाँ भी जाना है मेरे को, उसके बाद पोस्टर भी डिज़ाइन करके देना है, तो चलो जल्दी जल्दी। इनिशिएशन साइट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फॉर मोस्ट जीन्स ऑलवेज स्टार्ट एट द सेम बेस, पोजीशन 1। इनिशिएशन इज यूजुअली प्यूरिन, एक प्यूरिन से ही चालू होता है। प्रिमनो बॉक्स, तुमने प्रिमनो बॉक्स को बोले तो क्या आ जाता है, टटाट बॉक्स या टी ए टी टटाट बॉक्स, प्रिमनो बॉक्स जिसे बोलते हैं अपन। ये 9 to 18 बेस पेयर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या हो गया, अपस्ट्रीम ऊपर मतलब पीछे जाना, अपस्ट्रीम हो गया, ऊपर जा रहा पीछे जा रहा है अपस्ट्रीम, नीचे आ रहा है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, इट इज यूजुअली फाउंड 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम होते हैं इनिशिएशन साइट। प्रिमनो बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड -10 सीक्वेंस, प्रिमनो को ही अपन -10 सीक्वेंस बोलते हैं। और ये -35 सीक्वेंस कंपोनेंट टू टिपिकल प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, ठीक है। तो ये -35 सीक्वेंस भी अपस्ट्रीम हो जाता है, जो कि देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक प्रमोटर्स में तुमको यार थोड़ा थोड़ा ध्यान हो तो इसमें देखो, इसमें तो एक ही आरएन पॉलीमरेज काम हो जाएगा प्रोकैरियोट्स में, पर यूकैरियोटिक है, अपन यूकैरियोट से अपन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर में आते हैं, तो यहाँ पे 2 आरएन पॉलीमरेज होंगे, 1 और 2, फिर एक और तीसरा भी आएगा आरएन पॉलीमरेज 3, जो कि यूजुअली डाउनस्ट्रीम फॉर ऑफ द इनिशिएशन साइट में यूज होता है। मुंह दर्द दे रहा भाई बोल बोल के। प्रोकैरियोटिक सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट इनिशिएशन। सिग्मा होता है, सिग्मा, बीटा, ये सारी चीज़ें तुमने लगभग पहले पढ़ी है, इस पे मैं अभी जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, और उतना टाइम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो काम काम का है, जो एक्चुअल वेरी वेरी काम काम का है, मैं बताते जा रहा हूँ, ये बाकी ओवरव्यू दे रहा हूँ। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, और मैंने भी रीजन किया नहीं है तो बहुत सी चीज़ें तो मैं भी भूल गया, बट कोई बात नहीं। इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स इज कंसिडरेबली मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इतनी बेसिक कॉमन सेंस अपने हैं कि भाई यूकैरियोट की बात करें चीज़ें कॉम्प्लेक्स चलेंगी। हाँ, एंड पार्टली बिकॉज प्रमोटर टेम्पलेट हो गया, डीएनए स्टैट, फिर सबस्ट्रेट्स, 4 NTP nucleoside triphosphate and needed substrate for synthesis। डायरेक्शन सिंथेसिस, ये भी 5 सिंथेसिस जो भी होगी वो हमेशा 5-3 होगी। पर टेम्पलेट, अब टेम्पलेट की बात करते हो, टेम्पलेट क्या होगा, टेम्पलेट ये वाला है ना, तो ये टेम्पलेट कैसा है, 3 to 5 जा रहा है, ये ऊपर टेम्पलेट है ये वाला। इसका ध्यान से देखो, ये 3 है ना, ये घूम के टेम्पलेट जो, अरे मैं टूटा गया, कहाँ से चालू, ये देखो ये 5 सॉरी का, ये 3 to 5 जा रहा है ना, ये 3 to 5, ठीक है। ये अपना जो है ना, ये यहाँ के, ये जो अपना डीएनए डबल हेलिक्स से 3 to 5 जा रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो रहा है, उल्टा होगा, 5 to 3। सिंथेसिस जो होगा वो होगा 5 to 3। ग्रोथ उल्टी चलेगी, चेंज होगी वो उल्टी बनते हो जाएगी। एंजाइम की बात करते हैं, प्रोकैरियोट सिंगल, देखो भाड़ में जाओ, ये मेन क्या है प्रोकैरियोट्स, टर्मिनेशन किससे होता है, प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन क्या देखा है, टी से प्रोकैरियोट टर्मिनेशन, टी इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, और एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो रो इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है, विच नॉट टर्मिनेट सीक्वेंस, अंदर ही अंदर हो गया, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और उससे ये अपना कट के बाहर। हेयर पिन अपीयरेंस यार मैं बहुत अच्छे से समझाते बैठता है, पर अभी उतना टाइम नहीं है कि हेयर पिन कैसे बनती है, वो हेयर पिन कैसे टूटती है। रो डिपेंडेंट पे अपना सीधे से रो डिपेंड कर रहा है, तो अपने एक रो फैक्टर होता है जो कि सिंथेसाइज होता है, जैसे ये आ गया,
भाई अपने आरएन सिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाएगी और अपना काम तमाम खत्म। ठीक है, यहाँ पे काम समाप्त हो जाएगा आरएनए सिंथेसिस का। मेन काम करते हैं अपन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या? ट्रांसलेशन प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो ट्रांसलेशन मेन सब इतना हिसाब किताब किया डीएनए से आरएनए। आरएनए को, आरएनए का किस काम का अपने मैसेंजर आरएनए चलो थोड़ा बहुत काम का हो गया, बट मेन उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोटीन बनाना। अपन को बॉडी में चाहिए प्रोटीन, और कोई प्रोटीन अपने इधर झलकते हैं बॉडी में। सॉर्ट ऑफ अगर हेयर का कोई जीन है वो कोड हो रहा है, आरएनए बनेगा, उसके बाद उस आरएनए को प्रोटीन में सिंथेसिस, मतलब उस आरएनए से प्रोटीन बनना चाहिए, तभी जाके तुम्हारे बाल आ रहे हैं। तो यही हिसाब किताब है। यार फ्री राइबोसोम्स आरएनए में होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, ये सारी चीज़ें मैं अब बता नहीं जाने वाला। मेन मेन जो ये देख लो, स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन मेन काम क्या है इसका? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। अब मैं सिर्फ डायग्राम से समझ आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ, बट तुम चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। इलॉन्गेशन की बस पर मैं बात कर रहा हूँ, इनिशिएशन इलॉन्गेशन कैसे होता है। इनिशिएशन कैसे हो रहा है? हाँ, स्टार्ट कोडॉन आता है, स्टार्ट कोडॉन, कोडॉन्स होते हैं ना, एयूजी। तुम एयूजी तो यार तुमको सब रटा होगा यार, एयूजी तुमको पता होगा। एयूजी स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है, तो ये कोड करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, स्टार्ट करता है। और फिर इसके बाद यूकैरियोट्स में मेथियोनिन को भी सिंथेसाइज करता है, दोनों। स्टार्ट कोडॉन भी है एयूजी, और मेथियोनिन को मतलब कोड करता है, मेथियोनिन भी एनकोडिंग करता है। फिर इसमें मेन जो हिसाब किताब है ये पहले ट्रांसलेशन होता है। इसमें इसमें लिखा है क्या? नहीं, इलॉन्गेशन की बात करते हैं। देखो अपना क्या हुआ, तीन जो अपने राइबोसोम्स होते हैं, एक होता है अपना मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जो फॉर्म हुआ, एक होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? ये सॉर्ट ऑफ तुमने देखा होगा ना, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, अपने जो साइटोसोल है, साइटोसोल में कुछ प्रोटीन्स तैर रहे होते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक प्रोटीन है, अपन कोई प्रोटीन बनता कैसे? अमीनो एसिड से बनता है। मान लो अपने सेल पे, साइटोसोल पे कुछ अमीनो एसिड है, हाँ एडेनिन है, वो एडेनिन बोल रहा हूँ, मान लो मेथियोनिन घूम रहा है अपने साइटोसोल में, ग्वानिन घूम रहा है, ग्लाइसिन घूम रहा है। ठीक है, तो ये जैसे अपने एक अपन को एक प्रोटीन बना है, प्रोटीन चेन होती है, एक चेन का एक स्पेसिफिक कोड होगा, तो अपन को इस एक एक ब्लॉक को जोड़ेंगे। जब अपन ग्लाइसिन जोड़ा, फिर उसके बाद अपन ने कुछ सिस्टीन जोड़ा, फिर मेथियोनिन जोड़ा, इसके थ्रू एक अपन को एक प्रोटीन मिल रहा है। तो ये प्रोटीन कैसे आते, कैसे? अमीनो एसिड जो होते हैं, अपन कुछ खाना खाए, अमीनो एसिड बने, मतलब प्रोटीन टूटा, प्रोटीन टूट के वो अमीनो एसिड बने। अमीनो एसिड कहाँ जाते हैं? सेल के साइटोसोल में वो रहते हैं। अब अपना डीएनए जो जीन है वो डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए एमआरएनए, एमआरएनए से चालू होगा अपने ये हिसाब किताब प्रोसीजर। और अब देखो ये राइबोसोम, ये अपने एक और राइबोसोम होते हैं जिसका नाम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। छोटा सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, इसका ध्यान नहीं, पर मेन क्या क्या है, ये एमआरएनए है, ये अपना फ्री राइबोसोम्स होते हैं। ये उठा के लेके आएंगे, अमीनो एसिड को उठा के लेके आएंगे, जो भी कोड चल रहा है, ये फैक्ट्री के वर्कर होते हैं फ्री राइबोसोम, तो ये चीज़ें उठाकर लेकर आएंगे। तो ये भाई साहब ये एओजी है, एओजी का कॉम्प्लीमेंट है यूएससी। अब यूएससी कोड हो गया, तो कोड किसके लिए? मेथियोनिन। ये मेथियोनिन अपने साइटोसोल में पड़ा था, साइटोसोल से उठा के ले आया। फिर आगे क्या हुआ? इलॉन्गेशन चालू हुआ। इलॉन्गेशन में फिर देखो ये कोड आगे रन किया, ऐसे जो सेंसर चल रहा है ना, एकदम सेंसर चलते जा रहा है और चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं, ये बाइंडिंग होते जा रही है फैक्ट्री में। ग्लाइसिन आ गया, फिर ये सेरीन आ गया, फिनाइलैनिन आ गया, ऐसे करते करते एक पूरा कोड, जो अपना पूरा कोड चलेगा, खत्म होगा जैसे कोड, तो इसके बाद अपने को एक प्रोटीन की चेन मिलेगी और ये टर्मिनेशन हो जाएगा। एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने तुमको सर इस डायग्राम पे बता दिया है, लगभग सारी चीज़ इस डायग्राम से ही हो जाएंगी। म्यूटेशन बात करते हैं, म्यूटोजेनिक एजेंट। म्यूटेशन तुमको पता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ गया तो म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन की दिक्कत होती है। डिफाइंड एज एब्रप्ट स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर। मान लो आज तुम इंसान, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे म्यूटेट होगा तो क्या आ जाएगा? एक सॉर्ट ऑफ मान लो पंख निकलने लगे। तुमने अगर एक्समैन देखी है, तुमने अगर डेडपूल डेडपूल तो देखी होगी, तो उसमें क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन हो गया तो भाई क्या, तो नया कैरेक्टर है, रीजनरेशन कैरेक्टर। तो कुछ कैरेक्टर्स अच्छे भी है, कुछ कैरेक्टर बुरे भी है, बहुत सारे अभी मोस्टली बुरे ही मिले, बट कुछ कुछ होते हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं। म्यूटेजेनिक एजेंट कौन कौन से होगा? एक्सरे, गामा रे, ये सारी चीज़ तुमको पता है। म्यूटेजेंस की बात मैं नहीं करूँगा। एजेंट जो कि डीएनए डैमेज को इंक्रीज करे तो वो म्यूटेजेनिक एजेंट कहलाएगा।
केमिकल, एक्रिडीन, ऑरेंज यूवी रेज, एक्स रेज हो गई, न्यूक्लियर रेज तो चलो तो करती करती रेडिएशन। क्लासिफिकेशन पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं और मल्टीसाइट। पॉइंट क्या हो गया, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। टाइम कितना हो गया है, 44 मिनट। कितना बचा है, बहुत बच गया है क्या, कहाँ पहुँच गए अपन, नहीं नहीं खत्म होने का, हाँ खत्म हो जाएगा अब भी, ज़्यादा है ही नहीं यार, नहीं उसके बाद खत्म। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते जाते हैं अपन। चेंजेस इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सब्स्टिट्यूशन डिलीशन इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन डिलीशन इंसर्शन। हाँ, सब्स्टिट्यूट का वन बेसिस रिप्लेस बाय अनदर एंड फॉल्स ऑन टू कैटेगरीज। ट्रांजिशन होगा और एक ट्रांसवर्जन होता है। ट्रांजिशन में क्या हो गया यार, ये मैं अपने नोट से समझा दूं क्या, एक सेकंड रुको। तो कहाँ थे भाई अपन, ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्जन पे। अरे अब मेरे नोट्स मेरे को मिल नहीं रहे हैं और टाइम मिलेगा लगेगा ढूंढने में। देखो बहुत इजी सब तरीके से समझाता हूँ। देखो ये अपना एक क्रोमोसोम समझ लो। हम्म, ये इससे समझो, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके कुछ सेगमेंट हो गए। ट्रांजिशन क्या बोलता है, ट्रांजिशन जैसे कि वन प्यूरिन रिप्लेस बाय अनदर, और वन प्यूरिन रिप्लेस बाय, गलत नहीं होगा। एक सेकंड, देखो यहाँ पे ना इसी समझ सकते हो यार, जल्दी जल्दी देखते जाओ। सब्स्टिट्यूशन में हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होता है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की बात कर क्या कर रहे हैं अपन, एक प्यूरिन दूसरे रिप्लेस में अनादर, एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से, या और वन पिरामिडिन रिप्लेस बाय अनदर पिरामिडिन। मतलब कि सेम सेम, मतलब अगर मान लो यहाँ पे अगर लड़का है फॉर एग्जांपल, तो लड़का बोलूँ यार ऐसे एग्जांपल के थ्रू, मान लो अगर एक लड़का तुम्हारे घर पे एक नौकर है जो कि एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का है 23 साल का, वो तुम्हारे इधर नौकर नौकर है, ठीक है। अब उसने नौकरी छोड़ी तो उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया, ठीक है। एक लड़का ही आया है पर, ठीक है। काम वाली बाई के सपने जो देख रहे हो वो नहीं आए हैं। जो अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन ही आया है, और पिरामिडीन है तो पिरामिडीन के रिप्लेसमेंट पर पिरामिडीन ही आया है। तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा। ट्रांसवर्जन में क्या हो रहा है, प्यूरिन रिप्लेस हो गया पिरामिडीन से। भाई तुम्हारे इधर लड़का काम करता था, अब तुमने वो काम छोड़ा उसने, तो एक लड़की आ गई, ठीक है। जेंडर चेंज हो गया ना, काम वाले से काम वाली बाई आ गई, ठीक। ट्रांसवर्जन कहलाएगा, ठीक है। डिलीशन की बात करते हैं। डिलीशन नाम से पता चल रहा है डिलीशन क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकते, दे आर इरिवर्सिबल, पहली बात तो ये, कोई चीज़ डिलीट हो गई है, अरे यार सीधी बात है भाई, आदमी डिलीट हो जाए, कोई बंदा अगर मर गया तो डिलीट हो गया ना, खत्म जिंदगी से, तो डिलीट हो गया। तो लार्ज इन डिलीशन कौन कौन से हो जाते हैं अपने, जिसमें बहुत ज़्यादा डिलीशन होते हैं या बहुत हैवी अमाउंट पे डिलीशन होता है जेनेटिक कोड का, वो है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। थैलेसीमिया में एंटायर जीन, पूरा पूरा जीन उड़ जाता है, और हीमोफीलिया में पार्शियली अपना डिलीशन देखने को मिलता है। डिलीशन ऑफ कोडॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तुमको अगर पता हो, एक कोडॉन की वजह से डिलीशन, उसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस बने में, ये 508 फेनाइल एलनिन इज मिसिंग इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस। हाँ, इन द क्या बोलते हैं, इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर सीएफटीआर प्रोटीन पे सिर्फ एक, ये 508 पोजीशन पे अपने को फिनाइल एलिनीन जो होता है वो मिस हो गया। तो अपन को क्या हो गया भैया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। कितनी, तो सोचो कितना वो है, एक छोटे से गलती की वजह से कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ जाता है बॉडी को, और जो सफर है वो तो उसका कुछ कर नहीं सकता। पर डिलीशन ऑफ सिंगल जीन विच फ्रेमशिप म्यूटेशन, फ्रेमशिप म्यूटेशन सीधे सिंपल से तुम तो इसमें एग्जांपल आया होगा तो आया होगा। फ्रेमशिप म्यूटेशन बहुत इजी सी बात है यार, ज़्यादा इतना ही सा है, चैप्टर भी ज़्यादा बचा नहीं है और जल्दी जल्दी निपटा दिया मैंने भी, तो डिटेल में टाइम ही नहीं बचेगा। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन स्ट्रैंड, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट यार, फ्रेम का शिफ्ट हो गया। तुम पहले मान लो जैसे ए टी 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 जी 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 ऐसा लिखा हुआ था, अब मान लो एक ए गायब हो गया, तो अब क्या होगा, ए टी 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 जी जी जी, फिर जो भी आगे कैरी ऑन हो रहा है। तुम इसका समझ रहे कि भाई क्या हुआ एग्जैक्ट, ठीक है। तो डिलीशन ऑफ अ सिंगल बेस विच गिव राइज टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो रीड करेंगे ना, जब कोड रीड हो रहा होगा तो फिर उसके हिसाब से भाई एक चीज टूट गई। तो हमेशा जो कोड्स होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, तो भाई एक चीज गायब हुई तो भाई जो मशीनरी है भाई वो सोच रही है कि यार अब पूरा सीक्वेंस जो होगा अब चेंज हो गया, सारी
मतलब AUG तुम्हारा मेथियोनिन को करता है, ठीक है। मान लो AUC या AUT कोई किसी और अमीनो एसिड को कोड करता है, तो वो जनरेट हो गया ना। तो सारी चीज़ें मतलब तुमको चाहिए था भाई बॉडी, मतलब फॉर एग्जांपल तुमको चाहिए कोई एक ऐसा प्रोटीन बनाने की बॉडी जहाँ पे तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाए। फॉर एग्जांपल बाइसेप तुमने टीयर अप हुए, उसके लिए अपन को रिपेयरिंग के लिए अमीनो एसिड्स थे, उसको रिपेयर करने की प्रोटीन बना रही थी बॉडी। पर एक गलती हुई, और एक गलती की वजह से क्या हो गया, अब वो कुछ ट्यूमर बन रहा है, कोई कैंसरस सेल डेवलप हो गया। तो एक छोटी सी चीज़ की वजह से बहुत सारे, मतलब समझ रहे हो ना कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये आया। इंसर्शन की बात करते हैं, ऐड वन और मोर एक्सटर्नल न्यूक्लियोटाइड। इंसर्शन एक घुसा दोगे तो भाई इसमें फ्रेम शिफ्ट, सिंगल बेस फ्रेम शिफ्ट होगा। ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन इन हंटिंगटन्स कोरिया, CAC ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड 30 to 300 टाइम दिस पॉलीग्लूटामीन रिपीट इन द प्रोटीन। और जिनको हंटिंगटन कोरिया नहीं पता है, तुमने कभी केस अभी तो नहीं देखोगे। हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है, इनवॉलेंट्री ला इनवॉलेंट्री एक तरीके, वैसे तो जेनेटिक डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है। हाँ, फिर इसमें मेन क्या होता है कि हंटिंगटन कोरिया का जो एक साइन होता है, इसमें जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है ना, तुम्हारे जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो सॉर्ट ऑफ वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री मोटर फंक्शंस होते हैं। तुम्हारी जो बॉडी होगी ऐसे ऐसी चल रही है, ऐसे डोल डाल से रही है, अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं। तो इसमें ये चालू कहाँ से होता है, CAC जो होता है, CAC ट्राइन्यूक्लियोटाइड, CAC जो कोड है वो किसको, ग्लूटामीन, आई थिंक ग्लूटामीन को ही कोड करता है। अब ये 30 से 300 टाइम रिपीट हो सकता, मतलब एक चेन है उसको 30 से 30 बार भी हो सकता है, 300 बार भी हो सकता है। तो अगर 30 बार है तो थोड़ा सा कम सीवियरिटी होगी, 300 बार है बहुत ज़्यादा सीवियरिटी, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होगी। तो वही बोल रहा है कि पॉलीग्लूटामाइन रिपीट प्रोटीन में बढ़ जाएगा, उससे सीवियरिटी ऑफ द डिजीज इज इंक्रीज्ड। डुप्लीकेशन बात करते हैं, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, द जीन इज डुप्लीकेटेड। इतना ध्यान रहा, बहुत रेयर है ये चीज़ पूछे, छोड़। साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। साइलेंट म्यूटेशन नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई तुम्हारे, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे बदले कोई प्रॉक्सी लगा गया साइलेंटली और वो सक्सेसफुल हुई, तो वो साइलेंट म्यूटेशन हो गया ना, कि भाई कोई दिक्कत नहीं होती है। साइलेंट म्यूटेशन साइलेंट एंड नो इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप, फिनोटाइप पे कोई दिक्कत नहीं, ना तुम्हें दिक्कत हुई ना उसे। मिससेंस क्या होगा, बोथ अल्टर्ड प्रोटॉन नाउ लोकेटेड इन पर्टिकुलर पोजीशन। मिससेंस सीधा सिंपल सा क्या बोल रहा है, both substitution फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन गिव राइज टू अल्टर्ड कोडॉन। अल्टर्ड कोडॉन कैसे बन गया, स्पेसिफाई डिफरेंट अमीनो एसिड फ्रॉम द नॉर्मल लोकेटेड पर्टिकुलर। अब भी मैंने जो तुमको बताया था ना एक मिससेंस का एग्जांपल, कि भाई चीज बननी क्या थी बन क्या गई, ठीक है, बनना क्या था बन क्या गया, वही बता रहा है मिससेंस म्यूटेशन में। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं, इंसर्शन डिलीशन ऑफ वन स्ट्रैंड, डिलीशन अगर वन और मोर बेसिस आर रिमूव अनलेस द म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। अब भी सीधा सिंपल सा देखो, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कब होगा, एक या दो इसके बीच में। मान लो तुमने 3 कोड उड़ा दिए, AUG तुमने पूरा उड़ा दिया, तो वो जो मशीन है वो 3 के हिसाब से रन करती है। AUG था, फिर TTT था, TTT तुमने पूरा मतलब उड़ गया भाई, एक गैप आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, हाँ अपना न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पे जाएगा वो हिसाब किताब। बस अपने जो रीडिंग है वो हैम्परिंग नहीं होगी ना। तीन इसको AUG के बाद TTT था, वो गायब हो गया। TTT के बाद GCG है, तो वो GCG को रीड करने लगेगा और उस हिसाब से पूरी अमीनो एसिड बना देगा, वो अमीनो एसिड को लेकर एक प्रोटीन बना देगा। तो ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है, म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ मल्टीपल द फ्रेमशिफ्ट unless this क्या बोलते हैं, unless this mutation result in the loss of multiple of 3 bases और फ्रेमशिफ्ट of the फ्रेमशिफ्ट हो गया। जब AUG था तो अब AUG तो ठीक है, TT सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, TTG और GCG अभी मैंने एग्जांपल दिया था। मान लो TTT ट्रिपल टी में से एक टी गायब हो गया, तो अब क्या हो गया, TTG, GCG था ना आगे, तो TTG, फिर CG, AB जो भी है, समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, वही बता रहा है। इंसर्शन वन ऑफ द मोर बेसिस, ऐड करोगे तो वही फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। बहुत ही याद से ऐसे ही बताऊँ तो एक ही चीज़ को बार बार बोलना, वही सब चलते रहता है। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या हो गया, नॉन सेंस प्रोटॉन प्रोटीन प्रीमेच्योरली पास ट्रांजिशन। नॉन सेंस क्या हो गया भाई, अब मान लो जैसे UAG UGA, तुम्हारा एक प्रोटीन चाहिए था जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन पे जितना मेरे को ध्यान है 51 अमीनो एसिड होते हैं। अब मान लो भाई 22 अमीनो एसिड आने पे भाई वो ये कोड आ गया, UA UAG UGA जो भी है अपना टर्मिनेशन कोडॉन है,
टर्मिनेशन कोडॉन आ गया तो भाई वहीं पे 21 में रुक गया, तो वो जो प्रोटीन बना वो कोई काम का नहीं, पार्शियल पॉलीपेप्टाइड है, वो सॉर्ट ऑफ इतना कोई यूज थोड़ी ना, वो इंसुलिन काम आएगा क्या, वो इंसुलिन बना ही नहीं है अभी तक के, इंसुलिन को चाहिए 51 अमीनो एसिड, ये भाई साहब 21 पे अटक गए, वो खत्म। मैनिफेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन, मैनिफेस्टेशन में है, एक सेकंड फिर से स्पाइस को खोलना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, एक लीथल म्यूटेशन होता है, लीथल नाम से बता रही भाई क्या मर जाओगे, लीथल है ना। ठीक है, ये हो गया अपना लीथल म्यूटेशन, म्यूटेशन इज इनकम्पैटिबल विद लाइफ। फॉर एग्जांपल भैया जैसे कि म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स इज लीथल, सो द एम्ब्रियो डाइज। म्यूटेशन हो गया कहाँ, प्रोड्यूसिंग म्यूटेशन की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, 4 अल्फा ग्लोबिन जीन, इसमें म्यूटेशन हो गया, जो भी हुआ समझ रहे हो, तो भाई मर गए। कोई बहुत ही हैवी, समझ रहे हो ना, हैवी, तुमको कोई बहुत हैवी सी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं, खत्म हुए भाई, ऐसा म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशंस का इनटेक, साइलेंट म्यूटेशन, इनसिग्निफिकेंट रीजन ऑफ प्रोटीन, भाई मान लो तुमको कोई ऐसी जगह पे म्यूटेशन हुआ भी है जिसका अभी कोई सॉर्ट ऑफ क्या, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो उसका वो पार्ट जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, इनसिग्निफिकेंट रीजन ऑफ अ प्रोटीन बोल लो या फिर सॉर्ट ऑफ अपना जीन बोल लो, वो साइलेंट म्यूटेशन पे आएगा और उसका कोई फंक्शनल इफेक्ट भी नहीं है। बेनिफिशियल, ये बहुत रेयर, मैंने जैसे बताया था ना, मैं मान लो तुम्हारे पंख निकला है, या बैक्टीरिया में बहुत कॉमन होता है जैसे नॉर्मल मेज इज डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफान, ठीक है, तो ट्रिप्टोफान रिच मेज वेराइटीज हम जेनेटिक ट्वीकिंग करते हैं ना अपन, बायो इसमें पढ़ा होगा तुमने क्या, बायोटेक्नोलॉजी पे के चैप्टर पे, भाई अपन ने कोई एक ट्रेड पसंद आया उसको अपन ने डाल दिए, दो ट्रेड्स को मिला के अपन ने गन्ना बना दिए भाई, मोटा हट्टा एकदम मोटा चौड़ा गन्ना, मोटा लंबा रस से भरा हुआ गन्ना, ठीक है, तो वही बात है, वह गन्ने बनाने के लिए बेनिफिशियल म्यूटेशन का काम हुआ। ऑल दो ह्यूमंस पे थोड़ा कम होता है अपन, लेकिन जेनेटिकली ट्यूनिंग करते हैं, और ह्यूमंस पे भी आजकल शायद ट्रायल्स चलते हैं कि नहीं, इसको इतना ज़्यादा, वही GAEC जेनेटिक कमेटी वमेटी कौन सी थी ना वो, एथिक और क्या क्या ज़माने भर का तुमने पढ़ा है, वो सब हिसाब किताब इसको संभालती है। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, कार्सिनोजेनिक सीधी सिंपल सी बात है भाई, क्या कैंसर, थोड़ा सा लीथल, लीथल में तो मर रहा है, पर मान लो तो बहुत लोग को कैंसर होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हुआ, DNA म्यूटेशन आया, ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत भयानक मर ही गया, पर एक ट्यूमर आ गया, ट्यूमर छोटा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा लिम्फोमा हो सकता है, अलग अलग कैंसर होते हैं, लाइक 680 600 कितने 700 टाइप के कैंसर होते हैं, बहुत सारे कैंसर होते हैं, और सब टाइप भी हैं शायद, बहुत सारे कैंसर होते हैं, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, एक छोटे से म्यूटेशन वजह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट शो हुआ और दिक्कत हो गई। टाइम कितना हो रहा है, 1 घंटे होने को हो गए, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट बस। रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, अब भाई अपना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये इसमें मेन क्या है, लैक ओपन ऑन, कि भाई कोई चीज़ एक्सप्रेस हो, तो वही एक्सप्रेशन की बात हो रही है। दिस रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड टू स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन, सर मेन मैं बस तुमको इतना बोलूँगा, लैक लैक ओपन ऑन, बहुत ही सिंपल सा, ऐसा समझो, लैक्टोज ओपन ऑन, मान लो तुम्हारे पास अभी एक फ्रिज है जिसमें तुम्हारे तुमको सेब खाना पसंद है, ठीक है, तुमको एप्पल खाना पसंद है, तुम्हारे फ्रिज में एप्पल्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, जाओगे फ्रिज खोलोगे एप्पल खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अब तुम्हारे पास एप्पल खत्म हो गए, और हमारे जो फ्रिज में अब कुछ कच्ची चीज़ें रखी हैं, जैसे कि कोई धनिया रखा है, आलू रखा है, प्याज रखी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखी हुई है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसको तुम कच्चा नहीं खा सकते, ठीक है, ऑब्वियसली तुम इसे कच्चा नहीं खा पाओगे, कच्चा नहीं खा पाओगे तो क्या करोगे, पकाना पड़ेगा, पकाने के लिए चाहिए मेहनत। तो उसी तरह से भाई देखो, इंड्यूसर नॉन इंड्यूसर, ये सी चीज़ों का हिसाब किताब है। जैसे लैक ओपरॉन की बात करते हैं कि भाई तुम्हारे पास अभी ग्लूकोज, जैसे तुम बैक्टीरिया है उसको ग्लूकोज मिल रहा है तो ग्लूकोज ही खाते रहेगा, पर जब लैक्टोज, अगर तुम उसे लैक्टोज एनवायरनमेंट दोगे तो अब क्या होगा कि भाई उसे अब खाना तो है उसे, तो वो क्या करेगा, लैक ओपेरॉन जो जीन होगा उसको चालू करेगा, उसको चालू करके भाई वो लैक्टोज
को अंदर लेगा, लैक्टोज अंदर जाएगा और फिर वो मेटाबॉलिज्म होकर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इतना सा हिसाब किताब है एक्सप्रेशन का। उसका एक बहुत वाहियात सा एग्जांपल है रेवोल्यूशनरी एक्सप्रेशन का, वो है लैक ओपेरॉन। में से और भी ओपेरॉन्स होते हैं अलग अलग टाइप के। इसमें बहुत इजीली बताया है कि भाई, तो अगर जिसमें बताऊं कि एक ये जैसे देखो लैक आई जीन हो गया। सारी चीज़ें ना मैं इस डायग्राम से बताऊं तो बता दूंगा, बहुत टाइम नहीं फंसाऊंगा मैं इसमें। कहाँ से पॉइंट, देखो इंड्यूसर नहीं है, यानी अभी सीधे सिंपल सा एक ये जेड वाई ए जीन, ये तुमको पता है। ऑपरेटर, प्रमोटर। हाँ, प्रमोटर काम क्या करेगा, प्रमोट करने का। ऑपरेटर क्या है, अभी रोक के रखा हुआ है। इसने रोक के रखा हुआ है इसको। लैक आई, एक लैक आई जीन हो गया, उसने एमआरएनए निकाला। एमआरएनए को रिप्रेसर सब यूनिट्स ने रिप्रेस कर दिया, क्योंकि अभी अपने पास लैक्टोस है भी नहीं, अपने पास अभी लैक्टोस है भी नहीं कि भाई बैक्टीरिया कहे कि भाई मालिक हमारे पास लैक्टोस आया है, ग्लूकोज नहीं है। तो अब सिर्फ इस लैक्टोस से अपन को काम चलाना पड़ेगा। अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है बैक्टीरिया पे, इंड्यूसर नहीं है, कोई इंड्यूसर नहीं है अभी अपने पास। तो एमआरएनए अगर आ भी गया, रिप्रेसर सब यूनिट से रिप्रेस कर देंगे और यहाँ पे बाइंड होने से रोकेंगे। ये रिप्रेसर सब यूनिट है, रिप्रेसर निकाल के ये अभी ऑपरेटर को रोक दिया है इसने, ठीक है। यहाँ बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ट्रांसक्राइब, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब नहीं करेगा ऑब्वियसली। पर अब मान लो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अब क्या हो गया, ग्लूकोज की सप्लाई खत्म हो गई है, अपने पास सिर्फ लैक्टोज है। अब लैक्टोज है तो क्या हो गया, लैकाई से एमआरएनए से रिप्रेसर। पर ये इंड्यूसर क्या करेंगे, ये इंड्यूसर आएंगे और इस रिप्रेसर सब यूनिट को भाई यहाँ पे तोड़ देंगे, यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। ये खत्म हुआ तो ऑपरेटर जीन पे, जो ऑपरेटर्स पे जाके जम रहे थे रिप्रेसर सब यूनिट्स, ये ऑपरेटर जीन को खाली कर दिए, फ्री हो गए। तो अब क्या होगा, पूरी मशीनरी रन होने लगेगी। ये कैंप, सीएपी कैंप चालू हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज चालू हो गया, जेड वाई ए। ये ना मैं बहुत डिटेल में नहीं था, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ा था बहुत अच्छे से यार। बहुत इसकी पूरी एक स्टोरी होती है, स्टोरी से तुमको एक बार याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, पर अभी टाइम ही नहीं बचेगा। 7, तो आई थिंक 7:30 तक के तो वीडियो तुम्हारे पास पहुंचेगी। 7:30 के बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम खाना खाते खाते देख रहे हो या बहुत रीडेड सिचुएशन तब देख रहे हो, तो इतना टाइम नहीं है। तो जेड वाई एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद ये जेड से क्या क्या, जेड किसके लिए, बीटा कैरेक्टोसाइडेज के लिए, बाय किसके कर रहा था, कहीं पे नहीं दिया क्या, जेड वाई ए जीन जो है ना एक ये, हाँ इसमें लिखा है। ये जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, लेक वाई परमियस के लिए, और लेक ए जो जीन हो गया वो ट्रांसस्टाइलेज के लिए कोड करता है। एक चीज ध्यान रखनी है, जो परमियस है ना, परमियस क्या करता है, ये परमेबिलिटी, लैक्टोज की परमेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। जब एक्टिवेट होगा ना तो परमियस निकलेगा, परमियस परमेबिलिटी को बढ़ाता है, पर कुछ अमाउंट पे। ये जो लैक वाई है ये काम कर रहा होता है बहुत स्मॉल अमाउंट पे। तुम खुद सोच के देखो, अगर लैक्टोज अंदर ही नहीं आ पाएगा, लैक्टोज बिल्कुल ही अंदर नहीं आ पाता, तो ये चीज रन ही नहीं हो पाएगी। तो इसको अंदर लाने के लिए परमिएबिलिटी होनी चाहिए ना मेम्ब्रेन पे, और वो परमिएबिलिटी परमियस प्रोवाइड हो रही, तो कुछ हद तक के स्मॉल अमाउंट ऑफ परमियस पहले से प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही एक बोलते हैं ना, जैसे चिंगारी से आग से सुलग गई, जो भी बोलते हैं अपन, चिंगारी है ये, चिंगारी प्रेजेंट होती है तो कुछ कुछ हद तक के परमियस। जैसे ही भाई थोड़ी सी एक चिंगारी आई, थोड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा आया, आग पकड़ लेगी, और आग के बाद ये परमियस एकदम जंगल में आग पकड़ेगी और चीजें चल काम करती रहेगी। हाँ भाई, मुंह बहुत ज्यादा, अब तो ऐसा लग रहा है सो जाऊं बस मैं। रिप्रेशन ये सारी चीजें तुम समझ गए होगे, रिप्रेशन, इंडक्शन। अब रिकमेंडेड एंडोक्रिनोलॉजी, मैं इस पे क्या दिमाग खराब करूँ, तुम्हें सब चीज़ पता है कि भाई रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट करते हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यार। ये चीज़ तुम्हारे इसमें अभी आएगी भी नहीं है सच। तुमको अगर लगभग तुम्हें आती भी है कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, किस टाइप से उसका काम हिसाब किताब चलता है। ये जैसे इको R1 प्लाज्मेट लिया, प्लाज्मेट से तुमने फिर स्टिकी एंड्स बने, स्टिकी एंड से तुमने जो तुम्हारा है जो पीस ऑफ डीएनए था जो कि तुम्हें चाहिए था, उसको सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से तुमने कट किया, और उसमें सेम स्टिकी एंड्स हैं, उस स्टिकी एंड्स को यहाँ पे तुमने जोड़ा, फिर प्लाज्मिक डीएनए को तुमने डीएनए लाइगेज से बाइंड करके अब किसी बैक्टीरिया में तुमने इंजेक्ट कर दिया, वो बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो हुई,
वो कॉलोनी से क्या होगा, वो बैक्टीरिया तुमको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, जो कि मेन अपन को प्रोटीन चाहिए। और जो चीज़ अपन को डिज़ायरेबल प्रोटीन जो अपन को चाहिए वो अपन को मिलेगा, और उसी के आगे पीछे ये चीज़ें चलती हैं। जीन थेरेपी, अब इसके बारे में तुमको ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक ट्रीटमेंट चल रहा है जीन थेरेपी पे। एडीए डेफिशिएंसी तुमने अगर सुना हो, एडेनोसिन डी एमिनेज, डाई एमिनेज नहीं, डी आई नहीं, डीई, डी एमिनेज डेफिशिएंसी तुमको पता होगी। डी एमिनेज डेफिशिएंसी भाई 4 साल की बच्ची और क्या एनसीईआरटी कहानी का था, वो तुम लिख दोगे काम चल जाएगा। तो ये चैप्टर अपने आप में यार थोड़ा ज़्यादा ही पका हुआ है मेरे लिए। ट्रांसफर आर्निंग की बात देख लो, ट्रांसफर आर्निंग स्ट्रक्चर देख लेना, बाकी कोड्स वोड्स तुमको याद रहे तो भाई बहुत ही गजब आदमी हो तुम। वैसे कोड वोड याद नहीं रहते तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक कोड 3 प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वही 64 का इसका हिसाब किताब है, 64 कोड्स। और ये मेन जो हिसाब किताब है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, पहले से एल क्लोवर शेप्ड बोलते हैं 2D पे, अब 3D पे ये ऐसा टीआरएनए टी शेप का ये अलग ही दिखता है। हाँ, तो मेन इसकी कथा कहानी जो है, इससे ध्यान रख लो, ये क्या एक एंड होगा एंटीकोडॉन आर्म, ये एंटीकोडॉन आर्म क्या होगा, ये अपना एमआरएनए पे बाइंड करेगा। और एक ये जो है ये जो हिसाब किताब एक्सेप्टर आर्म, यहाँ पे अपना अमीनो एसिड जो साइटोसोल में मैंने बताया था ना, फ्री राइबोसोम जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं वो लेकर आएंगे अमीनो एसिड को, वो यहाँ पे अटैच करेंगे यहाँ पे। और ये दो आर्म होते हैं, एक टी डब्ल्यू टी सी होता है और एक ये डी आर्म होता है, एक्स्ट्रा आर्म। बस मेन इसका नाम आम तुम देख लो, टी आर्म, टी साइसी आर्म, 5P ए सी सी सेगमेंट जो बोलते हैं ना, ए सी सी 3 पे ए सी सेगमेंट होता है जिसे अपन एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। और यहाँ पे अपना अमीनो एसिड बाइंड होता है, ये मैंने अपनी ट्रांसलेशन पे तुमको बताया था। और ये एंटीकोडॉन आर्म जहाँ पे ये एमआरएनए से बाइंड करता है। और मेरा भाई अब तो सर दर्द है, बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के दिन। इसी के साथ यार चैप्टर खत्म होता है। बाकी देखो, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो जीनोबायोटिक पढ़ के जाना, प्रॉपर से क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, जो 6 टाइप के जो दिए हैं ना तुमको, क्या कहते हैं यार, 6 टाइप के बटा क्या बोलते हैं इसे, जीनोबायोटिक्स के बाद कहाँ क्या है यार। देखो ये सारी चीज़ पढ़ के जानी, रेडियो अमीनो एसिड, ये पी क्या बोलते हैं पीसीआर आ जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस आ सकता है इसमें, नहीं तो तुम्हारे इसमें आ जाएगा भाई, क्या बोलते हैं इससे, प्रैक्टिकल्स में एलाइजा के ऊपर क्वेश्चन पक्का हो सकता है 5 नंबर पूछ ले, ज़्यादा किस्मत अच्छे रहे 20 नंबर पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये पढ़ लेना। क्लिनिकल में ये जो क्वेश्चन है ये इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं, क्लिनिकल केमिस्ट्री को भाई पढ़ के ही जाना। एलएफटी मेरे इसमें फंसा था, तुम मानोगे नहीं, मैंने जस्ट पेपर सेंटर घुसने से पहले एलएफटी देखा था, तो बहुत मोटा मोटा सा मेरे को एक याद रह गया था एलएफटी और ये केएफटी एफटी, एलएफटी केएफटी ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या क्या हिसाब किताब इसका चलता है। 20 नंबर मेरे पे क्वेश्चन आया था, तुम्हारे इसमें हो सकता है रीनल आ जाए, ये चीज़ देख लो। बाकी थायराइड इतना काम का नहीं है सच अभी, बट इस चैप्टर को गो थ्रू ज़रूर करना। गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट भी इतना कुछ खास काम का नहीं है, नहीं पूछेगा तुमसे। मेन जो है एलएफटी केएफटी जो कि पूछता है बार बार, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। ये रेडियो इम्यूनो इससे ये काम काम कैंसर को पढ़ के जाना। कैंसर का मेरे इसमें क्या पूछा था, मेरे इसमें ये टेबल, ये मीथोट्रिक्सेट भाई किस काम का आता है, मोड ऑफ एक्शन इसका, मीथोट्रिक्सेट का मोड ऑफ एक्शन पूछ लिया था। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करता है टीएचएफए को, हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, ये हिसाब किताब है। कैंसर पढ़ना, इससे ये बुक मैं अभी तुमको दे रहा हूँ, लगभग तुम्हारे ग्रुप पे सर्कुलेट हो गई होगी। और जेनेटिक्स यार तुम बहुत लोग बोल रहे हैं जेनेटिक्स नहीं पढ़ी, तो तुमको पता चल गया होगा बहुत ईजी सा है जेनेटिक्स, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एसिड बेस बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो ये बहुत सड़े सड़े से चैप्टर है, एकदम बहुत कॉमन सेंस वाले, पर इन पे डेटा है, इन पे याद करने की चीज़ आती है, तो इसलिए थोड़ा घबराना मत। ईजी चैप्टर ईजी सा है, मतलब तुमने फर्स्ट निकाल लिया ना फर्स्ट पेपर, सेकंड तो बहुत हलवा टाइप का है। तो इस एक साथ भाई ख़त्म करो टिश्यू बायोकेमिस्ट्री और ये सब, और कल तुम फ्री हो जाओगे आई थिंक पेपर से, तो फिर इंजॉय करो गणेश चतुर्थी के लिए। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, टाटा। मैं भी जाऊँ और भी काम पड़े हैं।